Hey, welcome dear students. Welcome to the second lecture of states of matter. बच्चों आज हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. So let's start the session. आज मेरे पास मेरा टेक्निकल टीम नहीं है, so मुझे ही हर स्लाइड्स को चलाना पड़ेगा. Okay, so थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस रहे तो वो आप अपने हिसाब से देखो, कोई बात नहीं. एंड थैंक यू इन एडवांस फॉर कोऑपरेटिंग मी. ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एक ग्लास बताया है, उसके अंदर एक नीडल रखी है. क्वेश्चन ये है कि ये नीडल फ्लोट क्यों करती है. वो नीडल की मर्जी ना, उसे फ्लोट करना तो फ्लोट करे, नहीं करना तो नहीं करे. ऐसा नहीं है बच्चों. यहाँ पे जो काम कर रहा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो देखते हैं चलो कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहा है. ओके तो जनरली देखो यहाँ पे कार्टून लेके आया. सबसे पहले सारी स्लाइड्स ले आते हैं. चलो ओके सो कार्टून जी क्या बता रहे हैं. कार्टून जी यहाँ पे बता रहे हैं व्हाट डिटरमाइन इफ द सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्या डिटरमाइन करता है कि सब्सटेंस जो होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा. ओके तो वो डिफाइन करते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस से आप बता सकते हो कि आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा. ओके तो देखते हैं आगे. एंड द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल. दूसरा बच्चों मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना. अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहा वो मॉलिक्यूल का तो उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी. अगर उन लोगों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही तो वो लोग अपने मीन पोजीशन छोड़ देंगे. मतलब सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में. ओके तो देखते आगे. ओके यहाँ पे एक चीज जो ऑलरेडी हम लोगों ने आगे वाले सेशन में देखी थी यही है. ओके गैस जो होता है टोटल डिसऑर्डर, मच एम्प्टी स्पेस, पार्टिकल्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मोशन, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट. जैसे आप जानते हो लिक्विड में क्या होता है, जो डिस्टेंस रहता है वो थोड़ा कम रहता है गैसेस के कंपेयर में. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम रहता है, बहुत ज्यादा कम. ओके इसका क्या मतलब हुआ कि गैस को अगर कंप्रेस किया जाए, कूल किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर लिक्विड को कूल किया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. उससे थोड़ा विपरीत है, अगर सॉलिड को हीट दे दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट दे दिया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर प्रेशर रिड्यूस कर दो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके तो ये चीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्या पॉइंट्स. गैस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज मच लार्जर देन द एवरेज एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. क्या बता रहे हैं, गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो लोग बहुत स्पीड से घूमते हैं बच्चों, बहुत स्पीड से. मतलब कि वो पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा हाई रहती है. क्यों हाई रहती है? क्योंकि उन लोगों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है. तो आप ऐसा भी समझ सकते हो इससे कि दो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम रहता है. दो पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तभी तो दोनों पार्टिकल इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, ऐसे वैसे घूम रहे हैं. जब लिक्विड में क्या होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आर स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल क्लोज टुगेदर बट विदाउट मच ऑर्डर. ओके गैसेस की कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में इतना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहता ही है कि वो लोग घूमे ना, गैस के जितना मत घूमे. ओके अब सॉलिड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा हाई रहेगा. उसके कारण होगा क्या बच्चों, उसके कारण जनरली वो पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल तो घूम ही नहीं पाएंगे. सॉलिड के पार्टिकल्स जो रहेंगे वो घूम नहीं पाएंगे. एंड दे आर प्लेस्ड इन हाई ऑर्डर. वो लोग बहुत हाई ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं. ओके स्क्रीनशॉट निकालो इसका. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. आर दे टेम्परेचर डिपेंडेंट. बच्चों ये सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आंसर है यस. मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज पढ़ाई हुई है कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल घूमना शुरू. अगर मॉलिक्यूल का घूमना शुरू तो उन लोगों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से भी ज्यादा एनर्जी उन लोगों की हो जाएगी. वो निकल जाएंगे अपने हिसाब से. दिमाग में गया कि नहीं गया. चलो आगे देखते हैं बच्चों. सो यहाँ पे एक स्लाइड है बच्चों. चलो सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो जो दिए गए ना वो सारे लेके आता हूं. ओके डन. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है बच्चों HCl वाला मॉलिक्यूल. शायद आपको कंप्लीटली नहीं दिखाई दे रहा होगा. ये HCl वाला मॉलिक्यूल है. HCl वाला मॉलिक्यूल. जैसे आप जानते हो H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज रहता है. H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज रहता है, जैसे आप जानते हो. अब ये HCl का मॉलिक्यूल
दूसरा ये वाला HCl का मॉलिक्यूल, इन दोनों HCl के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगता है ना, उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसे क्या बोला जाता है? इंटर, ये वाला HCl का मॉलिक्यूल, दूसरा ये वाला HCl का मॉलिक्यूल, दोनों HCl के मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है ये वाला, उसे क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर ये तोड़ना है ना तो 16 किलो जूल एनर्जी तो टूट जाएगा, बात कंप्लीट। पर ये वाला बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, अगर इसे तोड़ना है तो 431 किलो जूल जो, वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा बच्चों। तो सबसे पहले मतलब समझो, ये मॉलिक्यूल के, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स रहता है, उसे बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब हमें इसके बारे में पढ़ाई करना है बच्चों, जो जनरली वीक होता है। मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट करना हो ना तो इतनी एनर्जी दे दो, वो सेपरेट हो जाएगी। पर HCl को अलग करना हो तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? सबसे पहले ये चीज समझ में आए कि किसे स्टडी करना है। अगर ये वाला वैल्यू जितना है, इतना ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, उतने आसानी से अलग नहीं हो पाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप जो रहते हैं वो देखने हैं। ओके, तो सबसे पहला टाइप बच्चों डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब वो लगेगा किसके बीच में? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। वो कहां पे लगेगा? वो लगेगा पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। यहां पे मैंने एक SO2 वाला मॉलिक्यूल बताया, SO2। ओके, यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है वो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब दोनों डाइपोल्स जो रहेगी वो ऑक्सीजन की ओर खींची हुई रहेगी। डाइपोल को शो करने की टेक्निक है बच्चों, इस तरह से शो किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पे एक डाइपोल, देखो डाइपोल मतलब दो पोल, प्लस एंड माइनस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये एक डाइपोल, ये एक दूसरी डाइपोल, यहां पे ये एक डाइपोल, यहां पे एक दूसरी डाइपोल हो गई। मतलब ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, यहां पे डाइपोल, यहां पे डाइपोल, यहां पे डाइपोल, यहां पे डाइपोल। तो इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगे ना, उसे क्या बोलना? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। उसे क्या बोलना? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। व्हाट इफेक्ट डज दिस अट्रैक्शन हैव ऑन द बॉइलिंग पॉइंट? इस टाइप के अट्रैक्शन से बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क आएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर में। लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के बीच के जो मॉलिक्यूल्स थे, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसको क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसको तोड़ दिया। मतलब जनरली आपको क्या करना है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ा तो मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए तो उसे बॉइल करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप के फोर्सेस से क्या बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है बच्चों? तो हाँ पड़ता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है ना तो उसे बॉइल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई सॉलिड ले, अगर वो सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स में, जो सॉलिड के पार्टिकल है उनके बीच में बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, अब क्या होगा? अब इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा ना तो क्या आप उतना एनर्जी दे पाओगे? नहीं। एंड मान लो कोई लिक्विड है, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो बहुत थोड़ा एनर्जी दिया वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएंगे। दिमाग में गया ना? चलो ठीक है, देखते हैं आगे बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट। एक डोंकी लेके आया, पोलर मॉलिक्यूल हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फॉर वन अनदर। ये ध्यान रखना, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल आएंगे ना, जितने भी बच्चों क्या आएंगे पोलर मॉलिक्यूल, उनके बीच में क्या लगेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा लगेगा लगेगा। मतलब H2O गैसियस स्टेट में हो, सॉरी H2O लिक्विड स्टेट में रहा तब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आएगा। H2O अगर सॉलिड स्टेट में गया तब भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि H2O की डाइपोल बनती है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ये गधा ड्रॉ नहीं करना आपको बच्चों, ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसे देख लेते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ रही है।
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिस्कस करते हैं। केसेस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन, ओके, बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग HF, HO, HN आर मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस। अब होता क्या है यहाँ पे, चलो चौक लेकर थोड़ा समझाना पड़ेगा तो समझा देते, कोई बात नहीं। अब होता क्या है बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ओके, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे होता क्या है जनरली, ये लिया ऑक्सीजन, ये लिया हाइड्रोजन, ये लिया हाइड्रोजन, ये दूसरा एक ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर रहेगा, इसके पास भी लोन पेयर रहेगा, इसके ऊपर -2 डेल्टा चार्ज, इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे -2 डेल्टा चार्ज, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज आएगा ना, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ये वाली लोन पेयर के साथ क्या करेंगी, एक बॉन्डिंग करेंगी, इसी बॉन्डिंग को बोला जाता है बच्चों H बॉन्ड, इसे ही बोला जाता है H बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, क्या एक डाइपोल है, हाँ है, क्या ये भी एक डाइपोल है, हाँ है। अब ये दोनों डाइपोल के बीच में बॉन्डिंग किससे बना, H+ डेल्टा से लोन पेयर से ना, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, H बॉन्ड। एंड इस टाइप का दूसरा एक एग्जांपल आपको दे दूं, अमोनिया NH3 वाला, ओके, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, H पे क्या आएगा, प्लस डेल्टा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस डेल्टा, यहाँ पे -3 डेल्टा बनेगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा। दूसरा एक एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -3 डेल्टा, यहाँ पे आएगा प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा। अब ये वाले H+ डेल्टा एंड ये वाले लोन के बीच में एक H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो HF का केस यहाँ पे दिया है, बाकी यहाँ पे फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहता है बच्चों, फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर रहता है, 3 लोन पेयर। तो ये वाले लोन पेयर एंड ये वाले H+ के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड होगा, H बॉन्ड। एंड बच्चों अगर H बॉन्ड बनाना तो H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, H बॉन्ड कैसा रहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं इसे साफ कर रहा हूं बच्चों। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे ये आपके काम का चीज नहीं है, चलो अब आपको यहाँ पे क्या बताया बच्चों, ध्यान से देखो, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई, ये है मॉलिक्यूलर मास की बात। अब ध्यान से देखना, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, उसके बाद H2S का है, उसके बाद H2Se का है, उसके बाद H2TE का है, ओके। अब एक चीज देखने वाली है, ये सारे जो है ना बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सारे एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, एक ही ग्रुप वाले एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। साइज क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, उसके साथ साइज भी बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखना, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई दिया, मतलब इन सारे एलिमेंट्स का, इतने जो एलिमेंट्स यहाँ पे चारों एलिमेंट्स है बच्चों, ये चारों एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाया। तो यहां से बनाया H2O, यहां से बनाया H2S, यहां से बनाया H2Se, यहां से बनाया H2T, ओके। ये सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं, ओके। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई दिया, उसके बाद सारे लोगों का बॉइलिंग पॉइंट मतलब H2S का लो दिया, उसके बाद Se का बढ़ा, Te का बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे बच्चों एक चीज बहुत क्लियर है, इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड H2O के केस में बच्चों स्पेसिफिकली H बॉन्ड बनता है, इसके केस में H बॉन्ड बनता है। अगर H बॉन्ड बना तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, अगर बहुत स्ट्रॉन्गर है तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा। उसके बाद देखो H2, H2Se, H2Te में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा बच्चों। अब यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। H2S, H2Se, H2Te में क्या मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे मैटर कर रहा है मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सल्फर से सिलेनियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ओके। इसका हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होने का एक ही वजह है बच्चों कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा,
जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, इसे कॉपी में लिखो जल्दी से, फास्ट। सेम वही चीज बच्चों फिर से आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट वाली बात की गई। ओके, नाइट्रोजन, अब फिर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे बच्चों एक ही ग्रुप वाले हैं, ये सारे एक ही ग्रुप वाले हैं। फिर से वही बात, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड रहता है NH3, इसके बीच में H बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा। उसके बाद देखो फॉस्फोरस का बहुत ज्यादा कम। ओके, एंड उसके बाद इन तीनों के बीच में होता क्या है, इसके केस में होगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बस बात क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, तो इसे कॉपी में लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। जब भी H बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई जाएगा, H बॉन्ड बना बॉइलिंग पॉइंट हाई गया। ओके, अब एक नया आ रहा है बच्चों, नया टॉपिक। तो चलो एक नया टॉपिक है, उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। लंडन डिस्पर्सन फोर्स या फिर डाइपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट में लंडन डिस्पर्सन फोर्स है क्या? जनरली कोई भी मॉलिक्यूल रहता है ना बच्चों, कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो, मान लो हीलियम वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हुआ है, आप चाहो वो वाला मॉलिक्यूल ले लो, बीच में जो दिखाई दे रहा है बच्चों वो दो प्रोटॉन्स है। वो क्या है? दो प्रोटॉन्स है। अब होगा क्या, मैंने अगर ये दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आया, अब यहाँ पे क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। वो कैसे होता है, तो ये वाला प्रोटॉन जो है, ये वाला प्रोटॉन, ध्यान से देखना, ये वाला जो प्रोटॉन है ये दूसरे हीलियम एटम के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उसको खुद के इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट तो है ही बच्चों, पर बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। देखो, तो बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने का ट्राई करेगा, वो ट्राई ये भी करेगा ना। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो ये वाला खिसक के यहाँ पे चला जाएगा, गया, एंड ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, वो इस तरफ, मतलब इस तरफ पे कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। मतलब यहाँ पे होता क्या है, फिर से एक बार समझो, इसको अट्रैक्शन हो रहा है इस वाले क्लाउड के साथ, तो क्लाउड को खींच के एक साइड पे लेके आएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्लाउड आ गया। ओके, ये खिसक के यहाँ पे जा रहा है तो ये प्लस चार्ज हो गया। तो ऐसा बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ भी हो रहा होगा, तो ये बना इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये क्या बना, देखो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये बना इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोला जाता है बच्चों लंडन डिस्पर्सन फोर्स। इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोला जाता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स होगा या फिर लंडन डिस्पर्सन फोर्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरी एक चीज ध्यान रखना, जनरली सारे मॉलिक्यूल्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्स तो रहता ही है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, टॉपिक समझ गए ना, स्क्रीनशॉट निकालो। Okay, polarizability, the ease with the which an atom or molecule can be distort to have an instantaneous dipole or squishness। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों, जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इजीली बन पाए ना, जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इजीली बन पाए तब लंडन फोर्स ज्यादा रहेगा। अब इजीली कब बनेगा, मान लो एक एटम का साइज जितना बड़ा रहा ना, उतना एक साइड पे कलेक्ट कर रहा इलेक्ट्रॉन को आसान हो जाएगा। ओके, बहुत छोटा सा एटम है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं होगा, पर बहुत बड़ा एटम है तो बहुत खिसक के प्रोटॉन अच्छे से चला जाएगा, दूसरी ओर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाएगा। इन जनरल बिग मॉलिक्यूल्स आर मोर इजीली पोलराइज्ड। ये चीज ध्यान रखना कि जितना मॉलिक्यूल बड़ा उतना आसानी से वो पोलराइज्ड हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। इसके बारे में फैजान रूल आएगा, फैजान रूल नेक्स्ट में पढ़ाई करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना है, दो फोर्स पढ़ाई किया, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ा दिया मैंने आज अभी, एंड लंडन फोर्स भी देख लिया। एक बार एनसीईआरटी से सारे कंसेप्ट्स देखो, एनसीईआरटी से एक बार सारे कंसेप्ट पढ़ लो, उसे कॉपी में लिखो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।